You're welcome in Poonch Live. तो अचानक से जब उनका फिर से पलट जाना, पार्टी को छोड़ देना, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आपने गलती कर दी इस पार्टी में आकर। या ये सिटी में मार्केट में टाइलें लगाने से डेवलपमेंट नहीं होती। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं दिन के, किसी को पानी नहीं आ रहा। अब जब 370 टूट गया, उसके बाद उनके जो भी ट्वीट आ रहे हैं उनके सारे गवर्नमेंट के फेवर में आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो डर से गए हैं? सोहेल जी, पहले तो मेरा इलेक्शन लड़ने का था ही नहीं। रितु जी, आपको क्या लगता है कि जो पुंछ की पब्लिक है उसको जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो उनको यहाँ पे मिल पा रही हैं? तो आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि गुप्कार ने आपकी इसमें मदद नहीं की इस इलेक्शन में? आप जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट को भी मौका दीजिए। अगर हम काम नहीं कर सकेंगे, आप अपने दूसरे दिन ही कुर्सी से उतार दीजिए। सियासत में जो करना अपने खुद करना है। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ सोहेल और आप देख रहे हैं पुंछ लाइव। आज एक नया प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको करवाएंगे पुंछ के सियासतदानों से रूबरू, जिनका पुंछ की डेवलपमेंट में क्या रोल रहा और पुंछ की तरक्की के लिए उन्होंने किस तरह के कदम उठाए। ऐसे सियासतदानों से आज हम आपको मिलवाएंगे। आज की हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं ऐसे सियासतदान से जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद अपना वो प्रोफेशन छोड़कर उस प्रोफेशन में ना जाते हुए सियासत चुनी, सियासत में आए। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, सियासत में आने का उनका क्या मकसद था। आज हम आपको ऐसे सियासतदान से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसी जमात से जिनका ताल्लुक़ है जो कुछ ही साल पहले वजूद में आई। इन्होंने ऐसी किसी भी जमात को नहीं चुना जो हुकूमत में रही हैं, जिन्होंने कई साल जम्मू कश्मीर पर अपनी हुकूमत चलाई। उन पार्टीज़ को छोड़ते हुए जैसे कि एनसी, बीजेपी, नेशनल कांग्रेस, उन जमातों से हटकर इन्होंने एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट्स को इन्होंने चुना। मेरी मुराद है इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह जी से। रिदम जी, पुंछ लाइव में पहले हम आपका वेलकम करते हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम जो हम और हमारे सियासतदान, इसका पहला एपिसोड हम चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आपसे की है क्योंकि पुंछ की सियासत में अगर देखा जाए तो सबसे यंगेस्ट वो आप हैं, तो इसलिए हम ये आज की शुरुआत जो आपसे करने जा रहे हैं। शुक्रिया पूरी पुंछ लाइव की टीम को और सोहेल जी को। रिदम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इंजीनियर की, उसके बाद आपने वो अपना प्रोफेशन तर्क करके वो छोड़ के, तो आप सियासत में आने का आपका क्या मकसद था? मैं सोहेल जी आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं। मैंने पहले बीए की थी, उसके बाद फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। सियासत को लेके मैं कहूँ एक बचपन से एक शौक़ था। जो पॉलिटिकल फिगर्स रही हैं हमारे जम्मू कश्मीर की या हमारे कंट्री की, उनको मैं असेस करता रहा हूँ। सरकारें आती थी जाती थी, क्या डेवलपमेंट हुई क्या नहीं हुई। एक तो वो भी था, दूसरा मेरे वाला साहब एक एनजीओ चलाते हैं 1990 से लेके। उन्होंने काफ़ी लोगों के, माजूर लोगों की टांगें भी लगवाई हैं, जो माइन ब्लास्ट, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, आर्फन मैरिजेस कराई हैं, वो भी था। और दूसरी ये भी सोच थी कि जो आप सियासत में रह के लोगों की मदद कर सकते हो, वो बाहर रह के नहीं कर सकते। तो रितु जी, आपने ऐसी ही पार्टी को क्यों चुना जो कि अब नई अभी JNK में लॉन्च हुई थी? तो आपको ऐसी ही पार्टी को चुनने का क्या? मैं जो सियासत में तो ऐसे काफ़ी जमातें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी। वो वही सियासत कर रही हैं, बाप बेटा वाली सियासत। जो यंगस्टर्स हैं मेरे जैसे, जो एक ख्वाहिश रखते हैं कि अपने लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद कर सकें, चाहे जमहूरियत मुल्क के होने के कारण, मतलब कि माने वाला जो हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलता। वही जिनके वाला साहब MLA रहे होंगे, उन्हीं के बेटे को टिकट मिलेगी MLA की, या जिनके वाला साहब रहे होंगे उनकी बेटियों को टिकट मिलेगी, वही लड़ते थे। तो जो मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से जुड़ा था, जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शाह फैज़ल, जो 2009 के IAS टॉपर थे। 17 मार्च 2019 को पार्टी ये लॉन्च हुई थी और 30 मार्च के आसपास मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। 1-2 FIR भी लगी मेरे पे। 5 अगस्त को 370 हट जाता है। 4-5 महीने का मौका मिला, उसके बाद 370 हट जाता है। फिर जनवरी में थोड़े हालात ठीक होने लगे, तो उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। तो इतना मौका नहीं मिला हमें लोगों के उस लेवल पे जाके मदद करने का।
तो रितम से आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने शाह फैसल साहब की बात की, तो उन्होंने जब ये पार्टी को लॉन्च किया उसके बाद कुछ देर वो काफ़ी सियासत में छाए रहे। उनके ट्वीट्स जो आते रहे वो हमेशा जो सरकार है उसके अगेंस्ट आते रहे, और वो पब्लिक में कहीं ना कहीं एक हीरो भी साबित हुए। तो अचानक से जब उनका फिर से पलट जाना, पार्टी को छोड़ देना, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आपने गलती कर दी इस पार्टी में आकर, या क्या? सुहेल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये डॉक्टर शाह फैसल साहब ने जब पार्टी लॉन्च की थी, एक विज़न के साथ लॉन्च हुई थी। इसमें काफ़ी बड़े चेहरे भी जुड़े थे हमारे साथ। कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिन्होंने सोचा था कि शाह फैसल कहीं चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो हम भी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, हम भी एमएलसीज बन के। तो हर 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 किसी ना किसी का वक्त आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब शाह फैसल साहब इस पार्टी में प्रेसिडेंट थे तो एक पार्टी अजूर पे थी, टॉप पे थी, और हर किसी की नज़र इस पे थी। 5 अगस्त को 370 हटता है और 14 अगस्त के आसपास डॉक्टर शाह फैसल साहब दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट होते हैं। 14 अगस्त से लेके 3 जुलाई को वो जाके शाम को के आसपास वो उनको रिलीज़ किया जाता है। ये जो दो रहा 14 अगस्त से लेके 3 जुलाई तक, जो मेरे जैसे उनके साथ जो फाउंडर मेंबर थे, मैं जेकेपीएम का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी हूँ और पुंछ का को कोऑर्डिनेटर भी था, माइनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट भी था। मेरे जैसे एक छोटे लीडर को भी बड़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पीछे इतनी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। हमारी पार्टी में कोई इतने बड़े चेहरे नहीं थे जिनकी पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड हो या एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी ज़्यादा बनती हो। वो शाह फैसल साहब तकरीबन 14 अगस्त से लेकर 3 जुलाई तक रहे अंदर। मेरी बात होती रही, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि आप वापस एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कीजिए, करें। मगर मैं अपने जो आपके पुंछ लाइव को देख रहे हैं उनमें सबको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने इसमें कोई शक नहीं है, शाह फैसल साहब को देख के मैंने सियासत में आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, मगर हम जहाँ से जुड़े थे जेकेपीएम से, वहीं पर आज भी खड़े हैं। 370 टूटने से पहले जो शाह फैसल ट्वीट करते थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा कर रहे थे। अब जब 370 टूट गया उसके बाद उनके जो भी ट्वीट आ रहे हैं उनके सारे गवर्नमेंट के फेवर में आ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो डर से गए हैं, कुछ डर से? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सुहेल जी, ये आप गलत बोल रहे हैं कि वो डर गए। अगर डरे होते तो वो 14 महीने जेल में नहीं रहते, वो अगस्त में होते तो वो सितंबर में बाहर आ जाते। दूसरी बात रही कि हमें ये भी कहा जाता था कि जेकेपीएम बीजेपी की बी पार्टी है। अगर बी पार्टी होती तो मेरे जैसे छोटे छोटे लीडर, जिनको भी 4-4, 5-5, 6 महीने हुए थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का उस वक्त का जो 370 के बाद भी एक हीट महसूस करने को मिली। और अगर आप कहते हैं कि शाह फैसल डरे थे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी जो उनके ट्वीट अभी जो आ रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक़ में, या जो भी वो ट्वीट करते हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर ये डर नहीं है तो जावेद मुस्तफ़ा मीर इस वक्त पार्टी की क़यादत क्यों कर रहे हैं, और शाह फैसल जो है वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब ये पार्टी वजूद में आई थी, डॉक्टर शाह फैसल साहब पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब उस टाइम पार्टी के चेयरमैन थे। अगर आप कहो कि डर होता तो मुस्तफ़ा मीर साहब भी आज प्रेसिडेंट नहीं होते। बाकी ये वक्त की बात है, शाह फैसल साहब चले गए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनका अब जेकेपीएम से 10 अगस्त 2020 के बाद कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब हैं, जो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर हुकूमत में, जो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं, रूरल के भी रहे हैं। 2002 से लगातार वो 3 बार एमएलए बने। उनके वालिद साहब 2 बार एमएलए बने लच्छन कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी को डर की बात है। अगर डर होता तो हमारे जैसे बाकी पार्टियों के जो लीडर अपनी पार्टी में जो जा रहे हैं छोड़ के, पीडीपी से, या एनसी के लोग जो अपनी पार्टी में जा रहे हैं, या कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी में जा रहे हैं, एक तरफ 31 एमएलए एमएलसी होने अपनी पार्टी के, उन्होंने 12 सीटें जीती डीडीसी इलेक्शंस में, और एक जेकेपीएम जिसका एक ही एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद मुस्तफ़ा मीर, हमारी 7 सीटें आई हैं। आप उसको कंपैरिजन कीजिए कि हम बीपी पार्टी हैं जेकेपीएम, या अपनी पार्टी जेकेपीएम अपनी बीजेपी की बी पार्टी है, जहाँ पे एक तरफ 31 कैबिनेट मिनिस्टर एमएलसी रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनके 12 डीडीसी कैंडिडेट्स आए हैं और हमारे 7 आए हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने व्यूज़ को एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, पुंछ लाइव के ज़रिए, उस्मान मिजी साहब जो बांदीपोरा से 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब, उन्होंने हराया है तकरीबन 4000 वोटों से। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी आगे कितनी फ्लोरिश करने वाली है, और जम्मू कश्मीर में जो बाकी पार्टीज नहीं कर पाई वो आपकी पार्टी करके दिखाएगी? देखिए सुहेल साहब, जितना पढ़ा लिखा
जो लोग JKPM से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे स्कॉलर्स हैं, इतने आपको किसी भी जमात में नहीं मिलेंगे। उन जमातों में वही पुराने किसी के वालिद साहब MLA रहे हैं, किसी की वालदा MLC रही है, उन्हीं के बच्चों को बार बार DDC के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, हमारे एरियाज़ में भी देखा कि कौन कौन जाके लड़ा। ऐसा अगर मेरा जैसा बंदा जिसका 2 साल भी नहीं हुए अभी सियासत में आए हुए, उसको गुपकार के थ्रू मैंडेट मिलना, और वो भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मेन सीट से मिलना। आइए लौटते हैं पुंछ की सियासत की तरफ, और रिदम जी से हम जानना चाहेंगे, हाल ही में इन्होंने DDC का इलेक्शन है वो भी कॉन्टेस्ट किया, उसमें कितने श्योर थे कि ये जो है DDC का इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और पुंछ की यहाँ पे वो नुमाइंदगी कर सकेंगे। तो रिदम जी क्या कहना चाहेंगे आपने हाल ही में ही जो सोहेल जी, पहले तो मेरा इलेक्शन लड़ने का था ही नहीं, क्योंकि हम अलायंस में थे। मेरा था कि हम नंगाली से लड़ेंगे, जहाँ का मेरा रहने वाला हूँ मैं, पर वहाँ पे वुमेन रिज़र्व होगी। तो लास्ट के 21 तारीख रात को बताया गया कि आप यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। हमें यह था कि हम कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर पर आएंगे जैसे चल रहा था, मगर ऊपर वाले कुछ और मंजूर था, जीतना एक ही इंसान नहीं होता है। मगर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। हमने कुछ 10 दिन इलेक्शन लड़े, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि आपको अनाउंसमेंटों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इश्तिहार छापने पड़ते हैं, कैसे कंपेन करनी पड़ती है। इस बार नहीं, अगली बार फिर इलेक्शन होंगे। तो आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि गुपकार ने आपकी इसमें मदद नहीं की इस इलेक्शन में? अगर खुल के की होती तो मैं आज जीता होता, क्योंकि जो पुराने कुछ सियासतदान थे उन्होंने सोचा पता नहीं कल का बच्चा कहाँ से आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए। ये तो मैं अपने जो मेरे कैद हैं जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया कि मुझे पुंछ मेन से गुपकार की टिकट पे लड़ने के लिए टिकट दिलवाई। बाकी रहा सियासत में जो करना आपने खुद करना है। किसी ने कितनी मदद आपकी करनी है, अगर की होती तो आज रिजल्ट कुछ और होते, तो उसको कोई गम नहीं है कि किसी ने मदद की नहीं की। जिन्होंने की उनका भी शुक्रिया था, और जिन्होंने नहीं की उनका भी शुक्रिया था। तो रिदम जी, अभी पार्टी में आपका क्या किरदार है, और आप इस वक्त की कौन सी पोस्ट पे हैं पार्टी की? मैं जब पार्टी बनी थी मैं डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर था, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था। उसके बाद दोबारा मैं अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूँ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का 11 मार्च को ही, और मैं साथ में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का स्टेट सेक्रेटरी हूँ माइनॉरिटीज़ का। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ही ओहदा है डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम कुछ दिनों में अभी पुंछ में काफ़ी बड़े बड़े चेहरे जोड़ने जा रहे हैं इस पार्टी में। रिदम जी, आपकी नज़र में डेवलपमेंट क्या है? आप किस नज़र से देखते हैं डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट पहले तो यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो ठीक होनी चाहिए, तभी बाहर से आके लोग पे यहाँ पे करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जैसे मिनरल वाटर प्लांट्स लग सकते हैं, फिर उसका डिस्पोजल के प्लांट लग सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये मैं कहूँ कि जो नई स्कीम्स आई हैं, इनको जो नौजवान है जो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब की तरफ, इनको अवेयर कराया किया जाना चाहिए। पुंछ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, मगर उसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी, जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या जो डिपार्टमेंट, उनको अवेयर भी कराना साथ ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि यहाँ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी तो उससे जो गरीब आवाम है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने से? रोज़गार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर के आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोले। हमारे पुंछ में लोगों के पास भी काफ़ी पैसा है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास भी नॉलेज है, बट गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोर करे, इनको लीज पे दे जो यहाँ पे लोग इंडस्ट्री हैं। पहले मेरा तो मानना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो लोकल हैं पुंछ के, उनको मिलनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि कोई जम्मू से आके दिल्ली से आके बैठ के यहाँ करे। जो लोकल होगा वो अच्छे से चला भी सकेगा और लेबर भी वो अच्छे से प्रोवाइड कर सकेगा। उसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो मैं कह लूँ जॉब्स क्रिएट होंगी। रितु जी, आपको क्या लगता है कि जो पुंछ की पब्लिक है उसको जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो उनको यहाँ पे मिल पा रही हैं? कोई भी नहीं मिल रही सर जी। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे आज तक 3.5 साल से हमारा एक आई सर्जन नहीं आ सका, और साथ में यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं आ सका इसका रेडियोलॉजिस्ट का। कितनी मशीनें अंदर पड़ी हुई हैं सिटी स्कैन्स की। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने भी हुकूमत की है, उनके सिटिंग MLC भी रहे, MLAs भी रहे हैं, इसी तरह कांग्रेस के सिटिंग MLAs भी रहे। स्टेट में भी उनकी हुकूमतें रही हैं और सेंटर में भी रही हैं। पहले कांग्रेस की रही हैं, उसके बाद बीजेपी की रही हैं। ये लोग हमारी ये डेवलपमेंट करेंगे। आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि अपने पुरानी जमातों को ना चुन के जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को क्यों चुना। मेरा चुनने का मुद्दा ही यही, वजह ही यही थी कि ये जो लोग 50-70 साल जो हुकूमतें करके हमारे लोगों को आज भी उन्हीं ज़रूरतों के लिए मुताज हैं, पानी बिजली हॉस्पिटल के लिए,
1950-60 की जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ सिटी में जो पाइपें बिछी हैं तब 10,000 20,000 आबादी थी, अब 1.5-2 लाख आबादी है। अभी तक वो पाइपलाइन अपग्रेड नहीं हो सकी। हमारा मेन मुद्दे ही यही है कि आप हुकूमतों में रह के, पावर में रह के, सेंटर से पैसा ला के तब भी आप हमारी डेवलपमेंट नहीं कर सके, हमारी कंस्टिट्यूंसी की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की। ये सिटी में मार्केट में टैलें लगाने से डेवलपमेंट नहीं होती। लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें दिन के, किसी को पानी नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ लोग नाले पे जाते हैं, दरिया में जाते हैं पानी भरने के लिए। मैं यहाँ से किसी बंदे को दांत का दर्द भी होगा तो उसको भी जम्मू में रेफ़र करेंगे, वो तो आधे रास्ते में ही मर जाता है। सीटी स्कैन के लिए अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की 4 लाख के आसपास की आबादी है, अभी तक हमारा यहाँ पे आई सर्जन नहीं आ सका, साथ में रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ सका। कितने करोड़ों की मशीनें यहाँ पढ़ पढ़ के ख़राब हो चुकी हुई हैं। एक तरफ से सामान परचेज करते हैं, उसके बाद डॉक्टर तो बैठाइए। और साथ में हुकूमत को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं इनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ बनाई जाए रहने के लिए। पहले तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि हम इतना दूर से 200-300 किलोमीटर चल के यहाँ पर आएंगे अपनी फैमिली को लेकर, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, उनके लिए क्वार्टर्स बनाएं। ये तो मिल के ही होगा ना। राजा सुखदेव सिंह जो हॉस्पिटल है, एक हिस्टोरिकल यहाँ हॉस्पिटल है हमारा, कम से कम हम अभी भी उसी 1947-1965 की तरह से ही जी रहे हैं पुंछ में। सबका साथ सबका विकास। हमारा क्या विकास हुआ पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का? मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, 2014 में जब फ्लड आया था, जो उस टाइम बिजली के पोल गिरे थे वो अभी तक भी कुछ जगह पे खड़े नहीं हो सके हैं, टेम्प्रेरी पोल्स खड़े किए हुए हैं। साथ में जो मेन कनेक्टिविटी रोड है यहाँ से पुंछ से मंडी की, जिसमें 2 बहुत बड़े स्थान बन रहे हैं, नंगाली साहब, साईं बाबा मेरा ज़ियारत, वो रोड का जो ब्रिज था 2014 में जो गिरा था, वो अभी तक वापस से वो ब्रिज नहीं बन सका है। साथ में पुंछ मंडी की जो रोड है वो कब से हम सुनते आ रहे हैं, आज तैयार होगी, आज तैयार होगी, आज तैयार होगी। कम से कम उसको मेरे को 4-5 साल तो हो गए, वो रोड पे काम ही चलता जा रहा है। और मुझे लगता है जैसे जिस हिसाब से काम चला वो 20 साल चलता ही रहेगा। यही मेन वजह थी मेरे को बाकी जमातों को छोड़ के, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ के जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को चुना, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे आपने बाकी हुकूमतों को अपने मौका दिया, आप जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट को भी मौका दीजिए। अगर हम काम नहीं कर सकेंगे आप हमें दूसरे दिन ही कुर्सी से उतार दीजिए, जैसे आपने कांग्रेस को, एनसी को जम्मू कश्मीर से हटाया था। और मैं लोगों से एक बार अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, ना कि सियासतदानों पर ही डिपेंड रहें कि रिदम सिंह कुछ बोलेगा, फलाना कुछ बोलेगा, फलाना बोलेगा। अपना हक आपको मांगना पड़ेगा और इन सियासतदानों से भी हिसाब लीजिए। ठोक के जितने यहाँ पर रहे इन सब सियासतदानों से हम लोगों को मिलकर इन लोगों से हिसाब लेना चाहिए कि कितना पैसा है, कहाँ लगा। और अभी भी हम हॉस्पिटलों के लिए, डॉक्टरों के लिए रो रहे हैं, अभी भी रोडों के लिए रो रहे हैं, अभी पानी के लिए रो रहे हैं। 1950-60 की जो पाइपें लगी हैं, 10,000 20,000 आबादी थी, अब 2 लाख के आसपास सिटी की आबादी है, उसी पर डिपेंडेंट है। वो क्यों नहीं हम अपग्रेड कर सके? क्या हम इतने पुराने जो सियासतदान इतने कमज़ोर हो गए? उनकी हुकूमतें जम्मू कश्मीर में होने के बावजूद, सेंटर में होने के बावजूद भी वो हमारी सिटी का क्या डेवलपमेंट की है उन्होंने? तो रिदम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज हमारा पहला एपिसोड था जिसकी शुरुआत हमने आपसे की, और हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे पुंछ लाइव की टीम की तरफ से। आप हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जब आप पावर में आएंगे तो पुंछ की बेहतरी के लिए आप और भी ऐसे अच्छे कदम जो उठाएंगे जो पुंछ के लिए बेहतर होंगे। तो हम फ्यूचर के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। शुक्रिया सुहेल जी, पुंछ लाइव की टीम, पूरी टीम को मेरी तरफ से। तो ये थे JKPM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिदमप्रीत सिंह, जिनको आपने डिटेल में सुना। और ऐसे ही और किसी सियासतदान से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप देखते रहे पुंछ लाइव।